हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी एंड हमारी मॉडर्न लिटरेचर की सीरीज में आज हम हमारे फर्स्ट राइटर को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अर्नेस्ट हेमिंग्वे। हम इनकी लाइफ के बारे में पहले पढ़ेंगे, इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, इनकी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे, दैट इज हिज फुल नेम। ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और जर्नलिस्ट भी थे। इनका जन्म हुआ था जुलाई 21, 1899 इन ओक पार्क, इलिनॉय, यूएसए में। नाउ he has published 7 novels, 6 short stories and 2 non-fiction works। और इनको प्राइजेस मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर किसी भी राइटर को कोई प्राइज मिला है तो उसका हमें पता होना चाहिए कौन सा प्राइज मिला और किस ईयर में मिला है, बिकॉज इन पे बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला है फिक्शन के लिए इन 1953 एंड इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1954 में। वेरी इंपॉर्टेंट। Now, in 1920s, become member of Lost Generation expatriate community। So, आपको इससे पहले एक वीडियो में मैंने बताया है Lost Generation क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप मॉडर्न एज पढ़ रहे हैं तो उससे एसोसिएटेड जितनी भी टर्म्स हैं उनका मतलब क्या है। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो यू कैन चेक दैट वीडियो, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में आपको यहाँ पर भी मैं समझा देती हूँ। लॉस्ट जनरेशन इज अ ग्रुप ऑफ राइटर्स एंड आर्टिस्ट, मोस्टली अमेरिकन, हु फेल्ट डिसइल्यूजन्ड एंड एमलेस आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद जितने भी राइटर्स आए थे या फिर जो भी इंटेलेक्चुअल से जो भी कुछ लिख रहे थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस देखा था, डिस्ट्रक्शन देखा था वर्ल्ड वॉर वन का, इन सभी राइटर्स को हमने लॉस्ट जनरेशन का नाम दिया है। मेनी मूव्ड टू पेरिस इन 1920s सीकिंग न्यू मीनिंग्स एंड देयर वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ कन्फ्यूजन, सैडनेस एंड अ सर्च ऑफ पर्पस। तो इनकी जो थीम्स होती थी क्या थी, कन्फ्यूजन उसमें देखी जा सकती है, सैडनेस की थीम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती थी उस टाइम पे। एंड ये जो राइटर्स थे, मोस्टली अमेरिकन राइटर्स को ही हम बोलते थे कि लॉस्ट जनरेशन राइटर्स हैं। ये इन्होंने क्या किया था कि अमेरिका से पेरिस चले गए थे, वहाँ पे जाकर इन्होंने अपनी छोटी सी कम्युनिटी बना ली थी जिसको हमने नाम दिया है एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पर्सनल लाइफ ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे। सो इनके फादर का नाम था क्लेरेंस एडमंड्स हेमिंग्वे। ये एक फिजिशियन थे। कई बार आपको डॉक्टर भी लिखा हुआ मिलेगा, सो यू शुड गो विद बोथ ऑफ देम। नाउ ही सफर्ड फ्रॉम इल हेल्थ एंड कमिटेड सुसाइड विद पिस्टल। इन्होंने सुसाइड कर लिया था, इनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती थी, बहुत ज़्यादा पेन रहता था, तो एट द एंड इन्होंने सुसाइड कर लिया था। एंड इस चीज़ का अफेक्ट अर्नेस्ट हेमिंग्वे के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। इनके वर्क में भी हमें ऐसी थीम्स मिली हैं जिससे कि हमें आइडिया लगा सकते हैं कि इनके फादर की डेथ का अफेक्ट इनके साइकी पे ज़रूर पड़ा था। नाउ मदर, his mother's name is Grace Hall Hemingway। वो एक म्यूजिशियन थी एंड शी वॉज अ रिलीजियस वुमेन। नाउ हेमिंग्वे वॉज द सेकेंड चाइल्ड आउट ऑफ 6 चिल्ड्रन। सो टोटल 6 भाई बहन थे ये, उसमें से हेमिंग्वे जो हैं वो सेकेंड नंबर पे थे। एंड अगर हम बात करें सन, तो ये सबसे बड़े बेटे थे, इनसे बड़ी इनकी एक बहन थी। Now, Hemingway was very much influenced by his father and developed early love for outdoor activities like hunting and fishing in Michigan Northwoods। तो इनके फादर जो थे उनको बहुत ज़्यादा शौक था हंटिंग का, फिशिंग का, और उनके साथ ही हेमिंग्वे भी जाया करते थे जब भी मिशिगन में रहते थे। एंड इनको भी शुरू से इन चीज़ों की आदत हो गई थी, इनको भी इन चीज़ों का हम कह सकते हैं कि शौक हो गया था। Hemingway's love for outdoor activity in Michigan's Northwood inspired him to create निक एडम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो इन्होंने डेवलप किया था हेमिंग्वे ने। इनकी शॉर्ट स्टोरीज में हम देखेंगे। और कहाँ से इनको ये आइडिया मिलता है, इनकी जो मिशिगन की मेमोरीज थी वहाँ से इन्होंने ये आइडिया उठाया है। और ये हम कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर ही है हेमिंग्वे का, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का। Now his education, Ernest Hemingway attended Oak Park and River Forest High School from 1913 to 1917। कई बार पूछ लिया जाता है कि उन्होंने अपनी स्कूलिंग कब कंप्लीट की थी, तो 1917 में उन्होंने अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट किया था। नाउ वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन स्कूल एक्टिविटीज। स्कूल में भी काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव रहते थे, जितनी भी स्कूल में एक्टिविटीज़ होती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते थे। एंड इनके स्कूल में एक न्यूज़पेपर हुआ करता ट्रेपीज नेम से, एंड एक ईयरली बुक थी टेब्यूला। सो इसमें भी इनका पार्टिसिपेशन काफ़ी देखा गया है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते थे। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो लिटरेरी करियर की शुरुआत है इनके स्कूल से ही एक तरीके से हो गई थी।
नाउ ही डिड नॉट एंटर कॉलेज बट इंस्टेड वेंट टू कैंसस सिटी। अच्छा, स्कूलिंग इन्होंने कंप्लीट की थी लेकिन ये कभी कॉलेज नहीं गए। इंस्टेड ऑफ दैट ही कहाँ पर गए, ये कैंसस सिटी में गए, इन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। वेयर ही वर्कड एज अ रिपोर्टर फॉर द डेली न्यूज़पेपर द स्टार। ऐसी टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, यही वो चीज़ें होती हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसीलिए हम कहते हैं कि बायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक उनके जो स्कूल में न्यूज़पेपर का नाम क्या है, ट्रेपीज है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ईयर बुक थी टेब्यूला, और द स्टार में इन्होंने काम किया था। और इनका जो कैरेक्टर है निक एडम जो इन्होंने डेवलप किया है, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। Now next, in 1918, Hemingway volunteered as an ambulance driver for the Red Cross during World War I. अच्छा, ये शुरू से ही आर्मी में जाना चाहते थे लेकिन किसी न किसी रीज़न की वजह से हर बार इनको निकाल दिया जाता था, इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो एट द एंड इनको मौका मिला। रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम पर, तो उसमें ये एक एम्बुलेंस ड्राइवर की तरह काम करते हैं। कहाँ पर, इटली में उस टाइम पर ये थे। ये क्वेश्चन आई गेस किसी न किसी एग्जाम में आया है कि कौन सी कंट्री में वो थे जब उन्होंने एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर काम किया था। सो यू शुड नो दिस। He was severely wounded by mortar fire, an experience that left a lasting impact on his psyche and writing. So जब वो वॉरशेड में थे, ये एम्बुलेंस ड्राइवर की तरह काम कर रहे थे, उस टाइम ये भी एक मोटार फायर का एक सीन हुआ था। उस टाइम पर ये भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गए थे, तो इस चीज़ का भी इफेक्ट हमें इनके वर्क्स में भी देखने को मिलता है। अच्छा, आफ्टर द वॉर व्हाट ही डिड, आफ्टर द वॉर ही रिटर्न्ड टू यूएस। जब वॉर खत्म हो गई तो ये यूएस वापस चले गए, लेकिन काफ़ी जल्दी ही लाइक 1922 में ये वापस पेरिस आ गए थे। फिर पेरिस कैसे आए थे, अ फॉरेन, ही वॉज वर्किंग एज अ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर टोरंटो स्टार। सी अगेन इम्पॉर्टेंट, कौन से न्यूज़पेपर के लिए काम कर रहे थे, टोरंटो स्टार। तो कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है कि जब हम दूसरी कंट्री में जाकर वहाँ से न्यूज़ कलेक्ट करते हैं। सो ही वॉज वर्किंग लाइक दैट। इन पेरिस ही ज्वाइंड द लॉस्ट जनरेशन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पेरिस में जाकर ये लॉस्ट जनरेशन का एक पार्ट बन गए थे, एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी। देयर ही मिंगल्ड विद राइटर्स। अच्छा, यहाँ पर इनको अब और राइटर्स मिलते हैं, लाइक एजरा पाउंड है, वेरी इंपॉर्टेंट, जेम्स जॉयस, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड हैं, गर्ट्रूड स्टाइन है, इन सभी राइटर से ये वहाँ पर मिलते हैं। एंड इनके लिटरेरी करियर में और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बूस्ट आता है, और भी ज़्यादा इनको आइडियाज़ मिलते हैं और हेल्प होती है इनकी। नाउ नेक्स्ट अबाउट हिज मैरिजेस। तो हेमिंगवे का कुछ ऐसा कैरेक्टर था कि इनकी फर्स्ट शादी हुई है लेकिन इनका फिर एक और अफेयर चल पड़ा है, एंड देन इनका थर्ड अफेयर चल पड़ा है। तो ऐसे करते करते इन्होंने 4 शादियां की है। ही गॉट मैरिड 4 टाइम्स, यू कैन सी द नेम्स ऑफ ऑल हिज वाइफ्स। एंड लास्ट में इन्होंने मैरी से शादी की थी जो कि इनकी टिल हिज डेथ कंटिन्यू रहती है। बट पहले इनकी 3 शादियां थी जो जिसमें इनका डिवोर्स हो जाता है। नेम्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्टिल आपको एक बार रीड कर लेने चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो कि कब क्या पूछ लिया जाए। तो अगर जस्ट हम गो थ्रू कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, तो अगर हमें कहीं पर ये नेम देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है और हम आंसर टिक कर सकते हैं। सो हिज मैरिजेस and numerous love affairs often inspired his work. He worked as a journalist in Spanish Civil War and World War II. World War II में भी फिर ये जर्नलिस्ट की तरह काम करते हैं। Experiences that fueled his war themed writings. अच्छा, इसके बाद जब हम जो राइटिंग्स करने वाले हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे की, आप देखेंगे उसमें मोस्टली वॉर की थीम जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर एक में आप लव स्टोरी भी अगर देख रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड में वॉर का सीन चल रहा है। क्यों? क्योंकि इनके एक्सपीरियंसेस ही ऐसे रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था एंड वर्ल्ड वॉर 2 में भी एक एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहे थे। तो हमें आइडियाज़ मिलते कहाँ से हैं? जो हमारा इन्वायरमेंट होता है। तो यही सारे एक्सपीरियंसेस जो थे ये अपने वर्क्स में भी शो करते हैं। और एट द सेम टाइम हिज मैरिजेस एंड न्यूमरस लव अफेयर्स जो हम फर्स्ट लाइन में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से भी इनको इंस्पिरेशन मिलती है और ये चीज़ें भी अपने वर्क में इन्वॉल्व करते हैं। Hemingway's health declined in his later years due to alcoholism, depression and physical injuries from accidents. तो ये वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑब्वियसली इंजरीज हुई थी, हमने पीछे पढ़ा भी है कि ये वोंडेड हो गए थे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। तो हेमिंगवे की जो हेल्थ है वो डिक्लाइन करती जा रही थी। कुछ इनकी आदतें थी, लाइक ये बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म करते थे, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते थे। इसकी वजह से डिप्रेशन का भी शिकार हो गए थे, डिप्रेशन भी ये फेस कर रहे थे। इन सारी चीज़ों की वजह से एट द एंड ये क्या करते हैं, अपने ही फादर की तरह ये भी सुसाइड कमिट कर लेते हैं, एंड बाई यूजिंग हिज फादर्स शॉटगन ओनली। एंड व्हेन ही डाइड July 2, 1961.
Now, next, here you can see the list of all the important works of Ernest Hemingway. One by one हम सारे works करेंगे जो important हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम समरी करेंगे. लेकिन हो सकता है कुछ वर्क्स की समरी हम ना करें जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल आपको नाम तो ज़रूर पता होना चाहिए. सो जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार रीड कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ओके ये वर्क जो है ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का है. बिकॉज कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, लाइक यही क्वेश्चन आ जाए, मैन विदाउट वुमेन इज अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन बाय हुम. तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि ये वर्क किसका है. तो जस्ट गो थ्रू द लिस्ट एंड यू शुड नो द नेम्स. ओके, सो नाउ आइसबर्ग थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ ओमिशन. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी राइटर ने अगर कोई टर्म कॉइन की है या फिर अगर उन्होंने कोई थ्योरी दी है तो इसका हमें पता हो, बिकॉज बहुत हाई चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चंस डायरेक्टली ही पूछ लिए जाते हैं. तो जो अर्नेस्ट हेमिंगवे है इन्होंने आइसबर्ग थ्योरी दी है, इवन ये टर्म ही इन्होंने कॉइन की है, तो इसको हम थ्योरी ऑफ ओमिशन भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि इट सजेस्ट दैट अ स्टोरीज फुल मीनिंग लाइज बीनीथ द सरफेस मच लाइक एन आइसबर्ग. तो आइसबर्ग के बारे में आपने सुना होगा या फिर देखा भी होगा मूवीज में या कहीं पे भी, कि आइसबर्ग क्या होता है कि समुद्र में सी का जो सरफेस होता है उसके ऊपर हमें बर्फीली चट्टानें दिखाई देती हैं, जैसे कि यहाँ इस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे. ऊपर से तो ये छोटी दिखाई देती है, लेकिन डीप डाउन वो कितनी बड़ी हो सकती है वी कांट इवन इमेजिन दैट, राइट. तो ऐसे ही जो राइटिंग स्टाइल है अर्नेस्ट हेमिंगवे का वो हमें देखने को मिलता है कि इनके जो कैरेक्टर्स हैं, जो सेटिंग है इनकी राइटिंग्स की, इनकी नॉवेल्स की, या फिर जो डायलॉग्स ये लिखते हैं या एक्शन जो हो रहा है वो ईजिली हमें समझ में आ जाएगा. हमें लगेगा बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है और आराम से हम पढ़ लेंगे. लेकिन जो वो लिख रहे हैं उसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जो उनके कैरेक्टर्स के रियल इमोशंस है या फिर अनस्पोकन कॉन्फ्लिक्ट है, जो उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आगे जब हम वर्क्स पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि वो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं लेकिन उनके माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, उनकी फीलिंग्स कुछ और होती हैं, वो एक्सप्रेस कुछ और कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें, ये सारे मीनिंग्स हिडन है. इसको समझने के लिए आपको अपना माइंड थोड़ा ओपन करके रखना पड़ता है. मोटिवेशंस होती हैं, साइकोलॉजी है जो कैरेक्टर्स की, या फिर जो रिलेशनशिप्स हम देखते हैं, सिंबलिज्म बहुत ज़्यादा ये यूज़ करते हैं. लाइक रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. रेन ये काफ़ी दिखाते हैं अपने वर्क्स में, जो सिंबलाइज करती है सैडनेस को, वो सिंबलाइज करती है स्ट्रगल को, जो कैरेक्टर्स स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, कि नेचर भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है यहाँ पर, कि रेन कॉन्टिन्यूसली रेन होती रहती है. जो हम वर्क्स करेंगे आप देखना उसमें कि लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो वॉर टाइम में है, लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बिल्कुल मडी सी जो है सॉइल हो चुकी है, ऊपर से बारिश हो रही है, दे आर वुंडेड. तो ऐसा ऐसा सा सिनेरियो बन जाता है जिससे हमें देखने को मिलता है कि जो रेन है वो सैडनेस को सिंबलाइज कर रही है. तो सिंबलिज्म का काफ़ी ये यूज़ करते हैं. एंड जो ओके, सो यहाँ हमने लिखा है वेयर ओनली अ स्मॉल पोर्शन इज विजिबल लाइक वी हैव डिस्कस्ड हेयर from above water while the majority remains hidden. Okay, not unhidden, remains hidden. जो वो hidden होती है वो hidden meaning हमें निकालना है, हमें उसे समझना है. That is not directly said in his novels. Okay, so here we come to the end of our class. If you liked it, if you find it helpful for your exam, please like, share and subscribe my channel so I can bring more videos like that and I can help you more with your preparation. Thank you very much.